हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल केम परीक्षा। आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स। इससे पहले हमने पढ़ लिया है फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब चलेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर। सो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें 3 टाइप की रिएक्शंस पढ़नी है बेसिस ऑन देयर क्लीवेज। तो क्लीवेज किस तरह से होगी, उस तरह से 3 टाइप की रिएक्शन है। सबसे पहली रिएक्शन है विच इन्वॉल्व्स द क्लीवेज ऑफ C-OH बॉन्ड, जिसमें O-H बॉन्ड जो होगा टूट जाएगा, यानी कि H निकल जाएगा और इतना पार्ट उसमें रहेगा रिएक्शन में। सेकेंड टाइप की रिएक्शन है जिसमें क्लीवेज होगा C-OH बॉन्ड का, यानी कि OH पार्ट जो है उसमें से निकल जाएगा। तो ये होगी सेकेंड टाइप की रिएक्शंस। उसके बाद हम थर्ड टाइप की रिएक्शन वो देखेंगे जिसमें पूरा अल्कोहल का ही मॉलिक्यूल जो है वो उसमें इन्वॉल्व करेगा। ठीक है, तो ये जो है रिएक्शन हम बारी बारी करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ C-O- बॉन्ड, H बॉन्ड जो है O और H का बॉन्ड हम तोड़ेंगे, यानी कि H का रिमूवल करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो हम जब देखेंगे C-O-H बॉन्ड, यहाँ पे हम क्लीवेज करेंगे तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, H पार्ट को हम निकाल रहे हैं। ठीक है, जब हम H को निकालते हैं अपने किसी भी कंपाउंड से, यानी कि H आयन का रिमूवल करते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं कि वो कंपाउंड क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, जो कंपाउंड H आयन्स को निकालेगा, जितने ज़्यादा निकालेगा उतना ज़्यादा ही एसिडिक होगा। तो एसिडिक होने की पहचान क्या है, जितना ज़्यादा वो क्या होगा, जितना ज़्यादा वो H आयन्स को रिलीज़ करेगा वो उतना ज़्यादा ही ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा। ओके, तो पहला है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। तो हम रिएक्शन में देखेंगे जब हम C-OH बॉन्ड को तोड़ेंगे। ठीक है, O-H बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड हम जब तोड़ेंगे तो इसमें हमें सबसे पहली चीज़ देखनी है, जब हम इसका रिएक्शन करवा देंगे अल्कोहल्स का विद एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, दे आर सो रिएक्टिव, सो वी आर सेइंग दैट दे आर एक्टिव मेटल्स। तो एक्टिव मेटल्स यहाँ पे मतलब है सोडियम जैसे मेटल जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, है ना। तो सबसे इसमें देखना है हमें सबसे पहले एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, क्योंकि मैं बोल रही थी जब भी H आयन जो है निकलेगा किसी भी कंपाउंड से तो वो उसकी एसिडिक नेचर को बता रहा है। सो यही हम देख रहे हैं, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे जनरल रिएक्शन। ठीक है, जनरल रिएक्शन देखेंगे कि किस तरह से हम एसिडिक नेचर को बताते हैं अल्कोहल और फिनॉल के। सबसे पहले हमने लिया कोई भी अल्कोहल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिया ROH। ठीक है, हमें क्योंकि OH बॉन्ड को तोड़ के दिखाना है तो उसे हम सेपरेट दिखाएंगे, ROH प्लस Na, क्योंकि हमें रिएक्शन किससे कराना है, सोडियम मेटल से, एक्टिव मेटल से करवाना है। सो ROH प्लस Na। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल को हम लेंगे 2 मोल्स, ये रहे 2 मोल्स। ठीक है, अब यहाँ पे जब रिएक्शन होगा तो आप जानते हैं रिएक्शन में क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है अपने, क्योंकि बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो H से अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। सो इट विल बी स्लाइटली नेगेटिव चार्ज्ड और H क्या हो जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो इसमें ये चार्ज आ जाएंगे, इससे क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव और वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है जब हम इसका रिएक्शन सोडियम से कराते हैं तो ये जो H होता है ये निकल जाता है और H की जगह कौन आ जाता है, सोडियम आ जाता है। ठीक है, तो सोडियम जो है इस H की जगह चला जाएगा, तो अब कंपाउंड बन जाएगा RONA, क्योंकि Na अब आ चुका है उसकी जगह। O पे चार्ज जो है वैसे ही रहेगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, हमने जो है इसके 2 मोल्स लिए थे, है ना, 2 मोल्स लिए थे, तो इसका मतलब जो H होंगे वो भी 2 बने होंगे और H2 के फॉर्म में बाहर निकल गया होगा और ये भी 2 बने होंगे, है ना। इतनी बात समझ में आई आपको। तो सोडियम भी यहाँ पे 2 ही होंगे, इसका मतलब जब 2 अल्कोहल हैं तो 2 Na भी बने हुए होंगे, तो इसका मतलब सोडियम को बैलेंस करने के लिए हम 2 लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके नेम भी लिख लेते हैं, नेम क्या बने इनके। यहाँ पर क्या है, ये सोडियम ग्रुप है और ये क्या है, RO को हम क्या बोलते हैं, एल्कोक्साइड, है ना, क्योंकि यह है एल्काइल ग्रुप है और वहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्साइड है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एल्कोक्साइड। और वहाँ पे है सोडियम, तो इसका नाम होगा सोडियम एल्कोक्साइड। लिख लीजिए सोडियम, शॉर्ट में सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड हो जाएगा इसका नाम। ओके,
तो यहाँ पर जो अल्कोहल है, आपने देखा कि जो अल्कोहल है यहाँ से निकल गया, और निकलने को हम क्या बोलते हैं, किसी भी कंपाउंड से अगर वो अल्कोहल जो है, अगर कोई भी जैसे कंपाउंड है वो एच आयंस को रिलीज़ कर रहा है, तो वो उसे क्या बनाता है, एसिडिक बनाता है। उसका नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो इसे हम लिख लेते हैं एसिडिक। तो यहाँ पर अल्कोहल का एसिडिक नेचर हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसकी एक और रिएक्शन देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तो हमने ये ले लिया CH3OH प्लस Na, ये लिया हमने एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे CH3OH के कितने मोल्स लेंगे हम, 2 मोल्स। सोडियम के भी लेंगे हम 2 मोल्स। ओके, यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बन जाएगा स्लाइटली नेगेटिव। जो हाइड्रोजन है वो बन जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव। ठीक है, Na हम जानते हैं वो होता है पॉजिटिव होता है ना, उससे बस एक इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ करना होता है और वो स्टेबल बन जाता है। सो ये क्या जाएगा, ये पॉजिटिव किस प्लेस लेगा, हाइड्रोजन जो है उससे कम रिएक्टिव है, तो वो H जो है बाहर निकल जाएगा और Na उसकी जगह आ जाएगा और बन जाएगा CH3O Na। यहाँ पर चार्ज क्या क्या रहेगा, जो ऑक्सीजन है उसका चार्ज वैसे ही नेगेटिव, Na का पॉजिटिव रहेगा, या आयंस के फॉर्म में रहेंगे। और बाहर क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा H2। ठीक है, इनके नाम क्या हुए, यहाँ पर अब एल्कोक्साइड की जगह आ गए मिथाइल ग्रुप आ गया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा अब, सोडियम मिथऑक्साइड। ठीक है, सोडियम मिथऑक्साइड, ये आप लिख देंगे सोडियम मिथऑक्साइड। और यहाँ पर तो आपके पास था मिथेनॉल। ठीक है, ये मिथेनॉल है। और मिथेनॉल ने क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन को निकाला है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा है, ये कैसा इसका नेचर है, ये शो कर रहा है आपको एसिडिक नेचर। कभी भी आपको बताना हो अल्कोहल का एसिडिक नेचर, सो आप क्या करेंगे उस टाइम पर, आप वहाँ पर लिख देंगे बस अल्कोहल का रिएक्शन किसी भी मेटल के साथ, किसी भी एक्टिव मेटल के साथ आप उसका रिएक्शन लिखेंगे, तब आपके पास बन जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड, है ना। जैसे अगर हमने सोडियम लिया था तो सोडियम एल्कोक्साइड बना। सो इसने क्या बताया, इसने बताया कि H जो है वो क्या कर रहा है, निकल जा रहा है, और H अगर निकल रहा है तो इसका मतलब उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे H होंगे, इसलिए वो दे रहा है, निकल रहा है उसमें से H। और एसिड जो होते हैं हमारे पास, उनके पास H आयंस बहुत सारे होते हैं, इसीलिए वो दूसरों को H आयन देते हैं। ठीक है, सो H आयंस ये देने का काम करते हैं। और यहाँ पर आपको इस तरह से एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन करने का बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी मिल जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दैट द अबव रिएक्शन जस्टिफाइज द एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। तो आप अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है कि आपको शो करना है अल्कोहल के एसिडिक नेचर के बारे में, आपको शो करके दिखाना है कि अल्कोहल इज एसिडिक इन नेचर, तो आप क्या करेंगे, ये सेम रिएक्शन अल्कोहल की किसी भी एक्टिव मेटल यानी कि सोडियम के साथ रिएक्ट करके जिसमें दिखाएंगे सोडियम एल्कोक्साइड बना के, जिसमें दिखाई दे रहा है कि जो H आयन है वो क्या है, बाहर निकल गया है, जिससे कि ये प्रूफ हो रहा है कि वो क्या है, एसिडिक है। ठीक है, तो आप बस इतना लिख देंगे उसके बाद, दैट द अबव रिएक्शन जस्टिफाइज द एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल बिकॉज जो एल्कोहल है वो H आयन को रिलीज कर रहा है, मेकिंग इट एसिडिक इन नेचर। बस इतना है, आपको लिख के आपको प्रूफ करना है। अगर आपको फिनॉल्स के केस में उसका एसिडिक नेचर बताना हो, है ना, अगर फिनॉल के केस में, या फिर आप कह सकें कि सोडियम का रिएक्शन कराना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे भी सेम मेथड होगा। यहाँ हम फिर से लेंगे फिनॉल। ओके, यहाँ पे हम उसका O-H बॉन्ड शो करेंगे, O-H बॉन्ड, और उसके बाद हम उसका रिएक्शन करवाएंगे सोडियम मेटल से। यहाँ पर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा अपनी तरफ, और ये बन जाएगा स्लाइटली नेगेटिव, और ये बन जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव। इतना समझ में आ गया। सोडियम जो है H की प्लेस ले लेगा, और ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, जो हम पहले भी बना चुके हैं, ONA पॉजिटिव। ठीक है, Na पॉजिटिव होगा और O नेगेटिव होगा, और यहाँ से H2 जो होगा निकल जाएगा। यहाँ पे भी 2-2 मोल सबके होंगे। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड इसका नाम होगा। ओके, ये क्या है हमारे पास, फिनॉल है। यहाँ पर भी सेम चीज़ लिखेंगे हम,
नोट करके दैट द अबव रिएक्शन जस्टिफाइज द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। तो अगर आपको कभी भी बताना है किसी का भी एसिडिक नेचर के बारे में, यहाँ पर हमने फिनॉल का बताया ये एसिडिक है नेचर में, तो हमें बस क्या करना है, उसको सोडियम से रिएक्ट करवाना है और उसके बाद ये क्या बन जा रहा है, सोडियम फिनॉक्साइड, जो कि बना है आफ्टर रिलीजिंग द एच आयंस मेकिंग इट मोर एसिडिक। सो यहाँ पर बस इतना करना है, एच आयन को रिलीज करना है, जो एच आयन को रिलीज करेगा वो होगा एसिडिक। ओके, अब नेक्स्ट है मेथड्स टू एक्सप्रेस एसिडिक नेचर। अगर हमें एसिडिक नेचर किसी का एक्सप्रेस करना है तो उसका कुछ पैरामीटर होगा जिसके हिसाब से हम कम ज़्यादा एसिडिक नेचर को एक्सप्रेस कर सकेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? तो उसके लिए सबसे पहला पैरामीटर है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड यानी कि एसिड को तोड़ने के लिए, यानी कि डिसोसिएट करना, यानी कि यहाँ पर ब्रेक डाउन करने के लिए जो कांस्टेंट है विच इज़ के हम जाते हैं। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड विच इज़ Ka, इसका सिंबल होता है Ka। तो ये पहली चीज़ है जिससे हम एसिडिक नेचर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, जो जैसे कि यहाँ पर है हमारे पास ROH बॉन्ड है, ठीक है। अगर ये जितना ज़्यादा टूटेगा, जितनी जल्दी ये H जो है यहाँ से निकल जाएगा, है ना, डिसोसिएट करना है यहाँ पर, हमें इस बॉन्ड को तोड़ना है। तो जो चीज़ जितना ज़्यादा जल्दी डिसोसिएट करेगी, यहाँ पर अल्कोहल के केस में जो H बॉन्ड है ये जितनी जल्दी डिसोसिएट होगा उतना ही जल्दी क्या होगा, यहाँ पर एसिडिक, वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, है ना। ये बात समझ में आई मेरी? सो यहाँ पर से हमें ये बात पता चली कि जो एसिडिक नेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट के, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड को हम Ka लिखते हैं, उसका सिंबल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि हमने जितनी जल्दी अगर ये बॉन्ड अगर हमने तोड़ दिया, यानी कि यहाँ पर हम Ka की बात कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा Ka की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा इस अल्कोहल का एसिडिक नेचर होगा, ठीक है। तो अगर हमें एसिडिक नेचर बताना है किसका ज़्यादा है, जो भी कंपाउंड सबसे जल्दी बॉन्ड तोड़ेगा, कौन सा, OH बॉन्ड, वही सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो सबसे पहला पैरामीटर है एसिडिक नेचर विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट पैरामीटर है विच इज़ पावर ऑफ Ka विच इज़ pKa, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं pKa। तो ये जो पावर ऑफ Ka है, pKa वैल्यू, इसे हम क्या बोलते हैं, pKa को अगर हम खोल दें, pKa इज इक्वल्स टू माइनस log Ka, ठीक है। ये पावर है किसका, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड का, बस पावर में है ये। तो ये है pKa वैल्यू। इससे भी हम एसिडिक नेचर को, किसी के भी एसिडिक नेचर को मेजर कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर है pKa वैल्यू विच इज़, अगर हम इसे लिखें लॉग की लैंग्वेज में, pKa को जैसे हम लिखते हैं pH को, pH इज इक्वल्स टू क्या होता है, जब यहाँ पर H होता है तो उसे हम क्या लिखते हैं, माइनस log H आयंस, है ना। उसी तरह यहाँ पर क्योंकि Ka जो है पावर में है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, माइनस log Ka। इतना समझ में आ गया? सो माइनस log Ka को अगर हमें यहाँ पे से जो माइनस साइन है इसे हटाना है तो हम क्या करेंगे, माइनस को भेजेंगे Ka के पास। कैसे भेजते हैं नेक्स्ट स्टेप में देखिए, थोड़ी सी लॉग की जो लैंग्वेज है आपको समझनी चाहिए क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। सो यहाँ पर जो माइनस है ये जाएगा Ka के पास, तो ये क्या बन जाएगा, अब Ka की पावर में चला जाता है, ये हो जाता है Ka माइनस Ka रेज टू द पावर -1, इतना हो जाता है, ठीक है। अब ये जो Ka है ये इसकी पावर में -1 है, तो इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब हो जाता है, जिसे हम लिख सकते हैं log 1/K लिख सकते हैं Ka, है ना। ये -1 है, इसका मतलब जो Ka होगा वो नीचे होगा, तभी वो ऊपर जाकर के -1 हुआ है। तो अगर हम सिंप्लीफाइड वे में लिखे तो ये हो जाएगा pKa इज इक्वल्स टू माइनस log Ka को हम लिख सकते हैं log अपॉन Ka। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि pKa, देयरफॉर pKa इज इक्वल्स टू log अपॉन Ka, ठीक है। तो यहाँ पर जो pKa वैल्यू है वो Ka की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आपको दिखाई दे रही होगी, है ना। तो इस बात को लिखिए कि जो pKa है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka
और हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा है कि जो Ka है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एसिडिक नेचर के। अगर जब Ka एसिडिक नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पर जो pKa है वो, क्योंकि pK K के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो भी क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एसिडिक नेचर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pKa, यानी कि जितनी ज़्यादा वैल्यू pKa की होगी उतना ही कम एसिडिक नेचर होगा। या फिर इन्वर्सली हम अगर कह रहे हैं तो अगर किसी भी कंपाउंड का एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा तो उसकी pKa वैल्यू कम होगी बट उसकी Ka वैल्यू ज़्यादा होगी। समझ में आया आपको? तो एसिडिक नेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Ka के बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है pKa के। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा pKa और Ka के यूज़ करना। ओके अब पहला क्वेश्चन है, कंपेयर द एसिडिक नेचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स। तो 1 डिग्री 2 डिग्री यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल्स का एसिडिक नेचर अब हमें कंपेयर करना है, ठीक है। तो एसिडिक नेचर कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उनके हमेशा डायग्राम्स बनाएंगे ताकि हम उन्हें अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहलिक ग्रुप यानी कि OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर एक अल्काइल ग्रुप से अटैच है। यहाँ पर OH ग्रुप जिस भी कार्बन से अटैच है वो फर्दर 1-2 अल्काइल ग्रुप से अटैच है 2 डिग्री। एल्कोहलिक ग्रुप फर्दर 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये है 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। तो आपको कभी किसी को एक्सप्लेन करना है 1 डिग्री 2 डिग्री तो आप इस तरह से उसको एक्सप्लेन करेंगे, ओके। अब हमें क्या करना है, इनका एसिडिक नेचर कंपेयर करना है, ठीक है। एसिडिक नेचर हम कैसे कंपेयर करेंगे इनका, देखिए जिसका भी एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा उसमें ये जो OH बॉन्ड है जल्दी निकल रहा होगा बाहर पे, जल्दी टूट रहा होगा जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। जिसका ये OH बॉन्ड जल्दी टूटेगा वो ही, या फिर उसे हम कह सकते हैं वीकेस्ट होगा, उसे ही हम क्या बोलेंगे सबसे ज़्यादा एसिडिक है। और उसके बाद जो थोड़ा कम उसे तोड़ रहा होगा यानी कि कम स्ट्रांग होगा उसे हम उससे कम, और उसके बाद सबसे कम यानी कि जो लीस्ट एसिडिक होगा वो क्या होगा, उसका जो OH बॉन्ड होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग, है ना। अब इसे हम कैसे चेक करेंगे कि किसका स्ट्रॉन्ग है और किसका वीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब OH बॉन्ड होगा तो ये जो O होगा ये H से अपने इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो ये O है ये H से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। इतनी आपको बात समझ में आ गई। अब ये जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये जो बॉन्ड है H का आराम से टूट जाएगा, है ना। बट हमें अभी दिखाई दे रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आर एल्काइल ग्रुप, है ना। तो एल्काइल ग्रुप जो है ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करेगा, ये थोड़े से इलेक्ट्रॉन जो है अपने इस कार्बन में रिलीज़ करेगा, और जो कार्बन है कि थोड़े इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन को भी दे देगा। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन को जो इलेक्ट्रॉन्स मिले फ्रॉम दैट एल्काइल ग्रुप तो वो थोड़े से डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन को भी कर देगा। इससे क्या होगा, ऑक्सीजन में जो ये ऑक्सीजन है इसे कम इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसने अभी थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं क्योंकि यहाँ पर एक ही एल्काइल ग्रुप है, ओके। अब नेक्स्ट कार्बन पे चलिए, यहाँ पर आपको दिखाई देंगे 2 एल्काइल ग्रुप्स, है ना। यहाँ पर भी ये जो ऑक्सीजन होगा ये इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा होगा, है ना, अपनी तरफ इसने इलेक्ट्रॉन्स खींचे होंगे। यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप्स है यह है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये दोनों भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेंगे। तो ये जो कार्बन है इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा हो जाएगी, पहले से मुकाबले ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो है इसके पास और इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये और इलेक्ट्रॉन्स जो है इस ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये जो अल्काइल ग्रुप्स हैं जो कार्बन पे अपने इलेक्ट्रॉन्स को
डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, वो फर्दर क्या करेगा, इस ऑक्सीजन पर अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। इससे क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है इससे ये अपने कम इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं जो इसको इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना। इसको तो बस इलेक्ट्रॉन से मतलब है, उसे कहीं भी मिले, कहीं से भी मिले, है ना। तो यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है ये इससे थोड़े कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा पहले के मुकाबले, क्योंकि पहले सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप था, अब जो है 2 अल्काइल ग्रुप हैं जो कि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ा रहे हैं, है ना। समझ में आई मेरी बात। अब अगर थर्ड के केस में हम जाएं तो थर्ड के केस में हमारे पास तीन अल्काइल ग्रुप्स हैं जो कि अपनी इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बन को दे रहे होंगे और ये कार्बन फर्दर इस ऑक्सीजन को दे रहा होगा। 3 एरो बना रही हूँ यहाँ की, तीनों ही अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फिर इस ऑक्सीजन को देंगे कार्बन को देने के बाद, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन पर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और उसे इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, 3 अल्काइल ग्रुप से मिलेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है ये इस हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रॉन छीनेगा, है ना, और कम छीनेगा पहले और दूसरे के मुकाबले। अब जब ये इस हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी कि ये बॉन्ड कम खींचेगा, यानी कि ये बॉन्ड कम टूटेगा, इसका मतलब ये बॉन्ड कैसा हो गया, अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो इसका मतलब ये बॉन्ड जो होगा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा इन दोनों के मुकाबले, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा। अब वहीं अगर हम 1 डिग्री को देखें तो 1 डिग्री में आपको दिखाई दे रहा होगा कि सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है जो इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रहे हैं और के कंपैरेटिवली। तो इसमें ये वाला बॉन्ड कैसा हो जाएगा, वीकेस्ट हो जाएगा, ठीक है। वीकेस्ट क्यों होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कम है, वो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स जो है हाइड्रोजन से ही खींचेगा। सो ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, वीकेस्ट बॉन्ड हो जाएगा। और अगर ये OH बॉन्ड वीकेस्ट हो जाएगा तो ये वाला बॉन्ड जो है सबसे पहले टूटेगा और ये हाइड्रोजन सबसे जल्दी निकलेगा, मेकिंग इट मोर एसिडिक। सो ये हो जाएगा इन सब में से मोस्ट एसिडिक, क्योंकि मैंने बोला था जिसका OH बॉन्ड जल्दी टूटेगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, है ना। अब यहाँ पर क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है वो है स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी कि यहाँ पे जो बॉन्ड नहीं टूट रहा है, तो ये क्या होगा, लीस्ट एसिडिक हो जाएगा, ठीक है, लीस्ट एसिडिक। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए ये क्या हो जाएगा, लीस्ट एसिडिक इन नेचर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मोस्ट एसिडिक 1 डिग्री है और लीस्ट एसिडिक 3 डिग्री है तो 2 डिग्री जो होगा मीडियम होगा, यानी कि बीच में होगा, है ना। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, अब अगर हमने कंपेयर कर लिया, अब हमें समझ में आ गया है कि जो 1 डिग्री वाला है उसमें OH बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है, सो वो जो OH बॉन्ड है वो अपने H से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा और वो बॉन्ड वीक हो जाएगा क्योंकि H के पास इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं रहेंगे। और उसके बाद 2 डिग्री में क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है R जो दोनों अल्काइल ग्रुप हैं वो उससे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के प्रेजेंस में ये जो ऑक्सीजन है इससे थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और उसी तरह 3 डिग्री में 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं और 3 की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन पे बहुत सारे होंगे, इसके वजह से H के पास जो ये H है इससे ये नहीं खींचेगा क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इतने सारे हैं, तो उसको किसी और की ज़रूरत नहीं है, तो ये बॉन्ड जो है वो नहीं तोड़ेगा, है ना। तो अगर हमें लिखना हो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर तो हम क्या लिखेंगे, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, 1 डिग्री, फिर उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद होगा 3 डिग्री, है ना। तो यही हमने लिखा है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ठीक है। तो अगर आपको समझाना भी हो और अच्छे से कि आपने क्यों 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री लिखा है तो आप लिखेंगे, ये पहले आप रीज़न लिखेंगे देयरफॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर इज दिस, और उसके बाद आप लिखेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ R ग्रुप क्या कर रहे हैं, अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो, है ना, कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री जो है हम इस तरह से दिखाएंगे और हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ R ग्रुप्स यानी कि अल्काइल ग्रुप जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं यहाँ जाते हुए, और R ग्रुप इंक्रीज़ होते हुए क्या हो रहा है, जो OH बॉन्ड है वो क्या बन रहा है, स्ट्रॉन्गर बनते जा रहा है। और यहाँ पर तो स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया 3 डिग्री के केस में, बिकम्स स्ट्रॉन्गर, है ना, स्ट्रॉन्ग बनते जा रहा है। और इससे क्या हो रहा है, देयरफॉर एसिडिक नेचर क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कम है ना। सो एसिडिक नेचर डिक्रीजेस, ठीक है। तो एसिडिक नेचर क्या होगा, इससे डिक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा होगा, मोस्ट एसिडिक होगा। तो आप रीजन में लिखेंगे दैट alkyl groups are electron releasing groups. We know that alkyl groups are electron releasing groups. They make
O-H bond stronger and thereby decrease the acidic nature। यानी कि O-H बॉन्ड को ये स्ट्रॉन्गर बनाते हैं कैसे? बाय रिलीजिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन O। और O पे अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो H से क्यों लेना चाहेगा जब उसके पास ऑलरेडी एल्काइल ग्रुप्स हैं। एंड देयर बाय डिक्रीज दी एसिडिक नेचर। इससे क्या होगा? एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा, यानी कि H बॉन्ड जो होगा नहीं टूटेगा। जितना वो नहीं टूटेगा, जितना कम वो टूटेगा, उसका मतलब उतना कम उसका एसिडिक नेचर होगा। सो देयरफॉर ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, यानी कि किसी भी अल्कोहल में जितना ज़्यादा एल्काइल नंबर होगा उतना ही कम उसका क्या होगा? एसिडिक नेचर होगा। अगर आपको एसिडिक नेचर बताना है कि एसिडिक नेचर किसका ज़्यादा होगा, यानी कि जिसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे उसमें उतने ज़्यादा क्या होगा? वो उतना ही एसिडिक होगा नेचर उसमें। ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ वाई अल्कोहल आर लेस एसिडिक देन वाटर। अल्कोहल जो है वाटर से लेस एसिडिक है, क्यों? या फिर हम इसी क्वेश्चन को एक और टर्म्स में पूछ सकते हैं दैट वाई Ka ऑफ ROH इज लेसर देन Ka ऑफ H2O। या फिर हम एक और चीज़ पूछ सकते हैं इसी टर्म्स में दैट pKa ऑफ ROH इज ग्रेटर देन pKa ऑफ H2O। क्योंकि ये जो तीनों बातें हैं वो सेम ही होंगी अगर हम H2O और अल्कोहल के केस में अगर बात करें तो, है ना। अब अगर इन तीनों का रीज़न सिंपल सा होगा, क्या होगा? देखिए यहाँ पर ROH में क्या है? ROH और दोनों का डायग्राम बनाते हैं। ROH है यहाँ पे और यहाँ पे अल्कोहल है। अभी मैंने बताया कि जिसमें जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स होंगे वो उतना कम एसिडिक होगा, यानी कि जितने कम एल्काइल ग्रुप्स होंगे वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये हमारे पास है अल्कोहल, और अल्कोहल में क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। यहाँ पर है रिलीजिंग ग्रुप्स, यहाँ पर है 2 हाइड्रोजन्स विच इज़ नॉट रिलीजिंग ग्रुप्स। ये जो ऑक्सीजन है उसमें इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज नहीं करेंगे, ये ऑक्सीजन जो है इनसे इलेक्ट्रॉन्स खुद ही खींच लेगा, है ना। मगर यहाँ पर जो R है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा ऑक्सीजन पे विच डिक्रीज द एसिडिक नेचर। इससे क्या होगा? ये एसिडिक नेचर को डिक्रीज कर देगा, डिक्रीज एसिडिक नेचर। अब आप इसका रीज़न क्या लिखेंगे? इसका रीज़न आप लिखेंगे दैट अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक। अल्कोहल्स आर, लिख लीजिए अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक। क्यों? क्योंकि उनके पास कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप सब में होगा, क्योंकि R ग्रुप है ही अल्कोहल्स में, जो कि HOH में यानी कि वाटर पे नहीं है। समझ में आया आपको कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं ये लोग? सो अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक due to presence of इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की प्रेजेंस के वजह से ये क्या होगा? ज़्यादा कम एसिडिक होगा। सो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एल्काइल ग्रुप के वजह से ये क्या होगा? कम एसिडिक होगा अल्कोहल कंपैरेटिवली अल्कोहल वाटर से, है ना। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो यहाँ पर हम ROH जो है उसके Ka की बात क्यों कर रहे हैं, अल्कोहल की, और वाटर की Ka की बात क्यों कर रहे हैं, और pKa की बात क्यों कर रहे हैं? समझ में आया आपको क्वेश्चन? देखिए यहाँ पर जो Ka होता है यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एसिडिक नेचर, है ना, हम जानते हैं। और अभी अभी हमने देखा कि जो अल्कोहल है उसका एसिडिक नेचर क्या होता है? कम होता है कंपैरेटिवली वाटर के, ये हमने प्रूव कर दिया। तो यही इन्होंने क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में पूछना है आपको कि अगर Ka की वैल्यू जो है अल्कोहल की Ka की वैल्यू कम होती है वाटर के कंपैरेटिवली, अगर जो अल्कोहल है वो लेस एसिडिक होगा, है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना ज़्यादा Ka होता है उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर भी होता है। और उसी तरह अगर Ka यानी कि हमारे अल्कोहल की, क्योंकि वो हम जानते हैं लेस एसिडिक होता है, एसिडिक नेचर कम है उसका, तो उसकी Ka की वैल्यू भी तो H2O के कंपैरेटिवली कम होगी, है ना। और उसी तरह अगर हम pKa की बात करें तो pKa जो होता है वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर, यानी कि अपोजिट। अगर Ka की वैल्यू अगर कम है H2O से तो pKa की वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। इसीलिए क्वेश्चन भी क्या आया है? pKa इज़ ग्रेटर देन pKa वैल्यू ऑफ H2O। तो pKa जो होगा यहाँ पर एसिडिक नेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि pKa अगर ज़्यादा है तो एसिडिक नेचर कम होगा। तो एसिडिक नेचर क्योंकि यहाँ पर अल्कोहल का कम है तो pKa की वैल्यू ऑलरेडी ज़्यादा होगी। वही सेम क्वेश्चन पूछा है, आंसर आपको सिर्फ एक ही देना है कि यहाँ पर जो अल्कोहल है उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है और
HOH में नहीं है। क्वेश्चन है कंपेयर द एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। तो एल्कोहल और फिनॉल में से हमें एसिडिक नेचर को कंपेयर करना है कि एल्कोहल का ज़्यादा होता है या फिनॉल का ज़्यादा होता है या किसी का कम है या तो फिर किसी का ज़्यादा होगा, है ना। तो एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल होता है ROH और फिनॉल होता है बेंजीन रिंग और इसके साथ होगा हमारे पास OH ग्रुप, है ना। दोनों के OH अच्छे से दिखाएंगे हम ताकि इसका बॉन्ड तोड़ने में हमें ना कोई प्रॉब्लम हो, है ना। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा और बनेगा स्लाइटली नेगेटिव और ये बनेगा स्लाइटली पॉजिटिव। दोनों के केसेस में यही होगा, ऑक्सीजन क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपने इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, है ना। तो यहाँ पर जो एल्कोहल है इसने भी H आयन रिलीज़ कर दिया और इसने भी H आयन रिलीज़ कर दिया। तो अब ये क्या बन जाएगा दोनों के केसेस में, यहाँ बनेगा RO नेगेटिव क्योंकि H आयन रिलीज़ हो गया तो इतना पार्ट रह जाएगा। यहाँ पर बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर O नेगेटिव पार्ट, ये हमने किया था, इसे हम क्या बोलते हैं फिनॉक्साइड, है ना, फिनॉक्साइड। और यहाँ पे बन रहा है एल्कोक्साइड क्योंकि यहाँ पे एल्काइल की चेन है तो एल्कोक्साइड, है ना, एल्कोक्साइड है आयन। ओके तो दोनों के केसेस में दोनों ने H आयन रिलीज़ किया है तो दोनों ही एसिडिक हुए हैं उस हिसाब से, है ना। बट हमें पता करना है कि कौन ज़्यादा एसिडिक हुआ है। तो फर्स्ट पैरामीटर तो ये था कि जो सबसे पहले या फिर सबसे जल्दी जिसका बॉन्ड टूट जाएगा और H आयन रिलीज़ कर देगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा, जो कि दोनों ने ही H आयन को रिलीज़ किया है। अब हमारा सेकेंड पैरामीटर होता है अगर जब O' H बॉन्ड टूट जाए और उसके बाद जो हमारे पास स्पीशीज़ रह जाए यानी कि जो भी एनायनिक स्पीशीज़ जो हमारे पास रह गई है वो भी तो स्टेबल होनी चाहिए। अगर जो स्टेबल प्रोडक्ट देगी तोड़ने के बाद उसके बाद भी वो स्टेबल रहेगी तो ऐसा तोड़ना सफल हुआ, है ना। अगर हम चाहें कि कोई चीज़ टूट भी जाए और वो फिर भी ठीक रहे तो ऐसे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी ये चीज़, है ना। तो हमें यही देखना है कि एल्कोक्साइड आयन और फिनॉक्साइड आयन इन दोनों में से टूटने के बाद भी कौन ज़्यादा स्टेबल रहेगा, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि हम जानते हैं आयंस स्टेबल नहीं होते हैं तो RO नेगेटिव है ये तो ये स्टेबल नहीं है। उसी तरह यहाँ पर भी फिनॉक्साइड आयन है ये भी स्टेबल नहीं है ना। तो ये स्टेबल है कि नहीं है तो ये बता कैसे करेंगे हम। यहाँ आपको दिख रही होगी बेंजीन रिंग, ठीक है। बेंजीन रिंग में आप जानते हैं हमेशा होती है रेजोनेंस और यहाँ पे जो नेगेटिव है यहाँ पे आयन दिख रहा है ये पार्ट ले रहा होगा रेजोनेंस में और रेजोनेंस कर रहा होगा, है ना, कर रहा होगा रेजोनेंस। और इससे क्या हो रहा होगा इसका नेगेटिव चार्ज यानी कि इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि उसने जो गेन किए हुए इलेक्ट्रॉन्स अब उसके पास ये जो H आयन O है उसने सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाया है ना। तो वो चाहेगा कि ये जो नेगेटिव पार्ट है इसके पास जो भी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर ले। तो जब रेजोनेंस होगी तो ये बॉन्ड भी पार्टिसिपेट करेगा और इससे क्या होगा ये जो ऑक्सीजन है इसका भी बॉन्ड फुलफिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा अब स्टेबल हो जाएगा। किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से। तो आप रीज़न में क्या लिखेंगे कि यहाँ पर क्या होगी रेजोनेंस होगी और इससे क्या बन जाएगा ये मोर स्टेबल, ठीक है, मोर स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पर जो इसके पास नेगेटिव पार्ट है वो रेजोनेंस में पार्ट लेगा और ये बना लेगा ऑक्सीजन बेंजीन के साथ डबल बॉन्ड ड्यूरिंग दी रेजोनेंस। बट अगर हम एल्कोक्साइड आयन की बात करें तो यहाँ पर रेजोनेंस हो रही है, नहीं हो रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे एल्कोक्साइड के केस में नो रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस नहीं होगी तो इसका मतलब ये होगा लेस स्टेबल, है ना, लेस स्टेबल। तो वही केस है दोनों के केस में कि अगर किसी के पास स्टेबिलिटी है तो वो अगर टूट रहा है जैसे कि एसिडिक नेचर दिखाने के लिए H आयन रिलीज भी कर रहा है उसके बाद भी स्टेबल है तो वो उसका एसिडिक होना ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो हम ऐसा ही एसिडिक चाहेंगे कि वो टूट भी जाए फिर भी स्टेबल रहे। तो ये है हमारा फिनॉक्साइड आयन जिसकी वजह से ये स्टेबल है, ठीक है। बट एल्कोक्साइड के केस में कोई रेजोनेंस नहीं है तो वो जो O नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से ये क्या रहेगा हमेशा अनस्टेबल रहेगा, लेस स्टेबल रहेगा, है ना। तो वही रीज़न है यहाँ पर। आफ्टर लॉस ऑफ H आयन एल्कोहल गिव्स एल्कोक्साइड आयन वाइल फिनॉल गिव्स फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। सिंस फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल, क्यों स्टेबल है क्योंकि उसमें क्या हो रही है रेजोनेंस, ड्यू टू द रेजोनेंस देयरफॉर फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एसिडिक देन एल्कोहल। तो ये है ज़्यादा एसिडिक एल्कोहल से,
ठीक है, तो इतना था आज के लिए, बाकी करेंगे हम बाद में। और ये वाला जो टॉपिक है अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, इसके भी हमने करने हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, के ए और पी के वैल्यूज़ की क्वेश्चंस हम करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप इसमें बने रहिए, इसे देखिए अच्छे से, और इसे जब आप रिवाइज कर लें एक बार, उसके बाद ही इसका नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, तब जा कर के आपको पी के ए और के ए वैल्यूज़ में ज़्यादा कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। सो गुड बाय।